नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच मैं आप पुनः उपस्थित हूं और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत करे हैं। देखिए यहां दिया गया है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस लाइन में आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि आप असफलता से मत डरिए। असफलता ही सफलता का मूल मंत्र है। इस शब्द को आप समझ लीजिए, जान लीजिए और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे वही आपके लिए हितकर होगा। और इसी शब्द के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे आज का ये पहला प्रश्न। आइए देखें, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों यहां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा किसे जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? तो विकल्प आपके दिए गए हैं, पहला डॉक्टर इयान फ्राई, दूसरा डेनिस पार्सेल सुलिवान और तीसरा दिया गया गिलबर्ट होगैबो और चौथा विकल्प दिया गया है फ्रांसिस कैरेस। दोस्तों इस प्रश्न का अगर हम आंसर देखें तो आपका आंसर नंबर ए, विकल्प नंबर ए होगा, डॉक्टर इयान फ्राई। ये विश्व के पहले स्वतंत्र जलवायु विशेषज्ञ होंगे जिनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा किया गया। अगर हम यही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें मित्रों, तो हमारे लिए बेहतर होगा। जैसा कि इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, तो इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब आइए अन्य विकल्प भी नजर डालें तो डेनिस पार्नेल सुलिवान, अब हाल ही के दिनों में एबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और एबेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार है और इसे किसे दिया गया? डेनिस पार्सेल सुलिवान को दिया गया। किस कार्य के लिए दिया गया है दोस्तों? तो ज्यामितीय और अंकगणितीय के क्षेत्र में टोपोलॉजी। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? टोपोलॉजी के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के कारण यह एबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम यही बात करें दोस्तों गिलबर्ट होगैबो, ये अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किस क्रम के होंगे? तो 11वें सदस्य के रूप में होंगे। यहां से एक बात और भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम यही बात कर लें इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब आगे आइए देखें, एक लास्ट विकल्प के रूप में दिया गया फ्रांसिस कैरेस। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कारों का भी घोषणा किया गया और पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं जिनको प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उनका नाम है फ्रांसिस कैरेस। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? विकल्प आपके दिए गए हैं दोस्तों, पाकिस्तान, दूसरा रूस, तीसरा दिया गया है श्रीलंका और चौथा दिया गया है यूक्रेन। दोस्तों हाल ही में UN महासभा को अमेरिका ने आमंत्रित किया था और उसमें रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद से अलग करने के लिए वोटिंग कराई गई। अपने मतों का अधिकार किया गया और इनके मतों के आधार पे अगर हम बात करें तो 93 मत जो है रूस को
संयुक्त राष्ट्र महासभा से बाहर करने के लिए प्राप्त हुए, जबकि 24 मत संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को बने रहने के लिए प्राप्त हुए। जबकि अपना प्यारा भारतवर्ष के बारे में बात करें दोस्तों तो 58 देशों के साथ, मतलब अन्य देश भी हैं तो इसमें अपना प्यारा भारतवर्ष भी है, इन देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। आइए इन विकल्पों पर भी नजर डालें। हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 5 का उपयोग करते हुए 90 दिनों में पुनः चुनाव का घोषणा कर दिया है। अगर हम यही बात कर लें रूस, जो कि आपका प्रश्न का उत्तर भी है, और अगर बात करें श्रीलंका की दोस्तों तो यहां पर भी राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। यहां पर राष्ट्रपति जी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और इसका मुख्य कारण रहा है कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार का निरंतर कम हो जाना। यहां विदेशी मुद्रा भंडार का आशय यह है कि जो जिन देशों के साथ इनका व्यापार होता था उस व्यापार में लगातार गिरावट आने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अगर हम बात करें श्रीलंका के मुख्य व्यवसाय से संबंधित तो कोविड काल से पहले इनकी स्थिति सही थी, लेकिन कोविड के दौरान इनका जो श्रीलंका का मुख्य व्यवसाय है वो टूरिज्म है, तो टूरिज्म के कारण कोविड के दौरान सारे टूरिज्म जो है वहां सारे देशों ने बैन लगा दिया था। इसी कारण सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है टूरिज्म परिक्षेत्र में हुआ और इनकी कुछ नीतियां ऐसी रही हैं टैक्सेशन के क्षेत्र में जो इन्होंने रियायत दी, इसका भी एक अहम योगदान आपातकाल के लिए। अगर हम बात कर ले ही दोस्तों यूक्रेन के बारे में तो यूक्रेन कहा भी जाता है कि अगर आपको हिम्मत की दांच देनी हो तो यूक्रेन जैसा हिम्मत डेवलप करिए कि वो अपने से अधिक शक्तिशाली देश को रोकने के लिए लगातार डटा हुआ है, उनकी जिद को मानने को तैयार नहीं है। और हिम्मत देखनी हो तो रूस की देखिए कि ये हराने से बाज नहीं आ रहा है, दोनों को इस तरह से देखा जाए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए यहां पर जैसा कि चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण करंट का रिवीजन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी क्रम में आप देखिए लिखा गया है प्रोजेक्ट 75 क्या है। दोस्तों यहां पर संभावना ज्यादा होता है गलत होने का, मतलब आपसे अगर पूछ लिया गया कि प्रोजेक्ट 75 क्या है तो आपके मन में विचार ये आएगा कि ये कहीं ना कहीं किसी योजना से जुड़ा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का एक समूह है और इसी का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 75। तो हमको यहां नाम जान लेना उचित होगा। 6 पनडुब्बी हैं, पनडुब्बी यही नाम जान लें। तो एक का नाम है करंज, एक का नाम है खंडेरी, एक का नाम है बेला और एक का नाम है बागीर और एक का नाम है बागसीर। लास्ट आपका जो छठा है दोस्तों ये कलवरी है। ये आपके 6 पनडुब्बियां हैं जिनका संबंध किससे है, प्रोजेक्ट 75 से है। आइए दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव किसे चुना गया है तो पोचमपल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। यह कहां का है तो यह तेलंगाना का है। अभी आपको हम इसका फिगर भी दिखाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका प्रलय और प्रहार क्या है। यहां से भी गलती का चांस ज्यादा है दोस्तों। तो प्रलय प्रहार क्या है तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित मिसाइल जो हैं उनका नाम क्रमशः प्रलय और प्रहार है। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण आपका सूचकांक से प्रश्न दिया गया है, इस पे थोड़ा ध्यान आकर्षित करिएगा आप लोग। देखिएगा पूछा गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो सबसे पहले इसमें कितने देश इन्वॉल्व थे, 193 देश। अब इसका रिपोर्ट में क्या कहा गया ये जानने की कोशिश करें तो इसके रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया कि सबसे ज्यादा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए गरीबी वाले राज्य जो हैं वो बिहार प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे झारखंड है और तीसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश है। अगर यही बात करें हम सबसे कम गरीबी
कम गरीबी तो ये केरल में है, केरल में है। इन सारे डाटाओं को आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है आपको कि परीक्षा चाहे जो हो, सफलता आपके हाथ आनी ही आनी है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए, ये आपको हमने जैसा कहा कि ये आपका तेलंगाना का जो सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है, पोचमपल्ली है। आप देख सकते हैं यहाँ के उद्योग भी आपको दिखाए गए हैं और इनकी जो एनवायरमेंटल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, अत्यधिक सुंदर है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। आइए देखिए, हाल ही में किस नियामक एजेंसी ने डिजिटल बैंकिंग इकाई DBU के स्थापना की घोषणा की? यहां पहला दिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो, दूसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब यहां हमको यह ध्यान देना है कि डिजिटल बैंकिंग इकाई, जिसी का शॉर्ट फॉर्म दिया गया डिस्ट्रिक्ट बैंक यूनिट, जिसको बताया गया है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब हम अगर बात कर लें तो इसकी घोषणा जो थी बजट के दौरान ही किया गया था और बताया गया था कि भारत में 75 जिलों, भारत के 75 जिलों में सबसे पहले DBU यूनिट का स्थापना किया जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवा सुधार आएगा। अब अगर हम यही RBI से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों को देखें, भारतीय रिजर्व बैंक, अगर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में महत्वपूर्ण पक्षों को देखें, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण पक्षों को देखें दोस्तों, तो इसका स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो अधिनियम 1934, अधिनियम 1934 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को RBI जो है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब यही हम बात करें किस आयोग की सिफारिश पे, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगर हम बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण है जो दोस्तों, ये 1949 ईस्वी में किया गया। बात करें यही पहले इसके गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे, इसके पहले गवर्नर थे। अगर यही भारतीय के क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो इसके जो पहले गवर्नर थे CD देशमुख थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में इसके गवर्नर कौन है और किस क्रम के हैं, तो 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास जी हैं। साथ ही साथ RBI का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में दिया गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी। हाल ही के दिनों में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो माधुरी पुरी बुच को सेबी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसे ही ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो वो अलका मित्तल है। ऐसे ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो धृति बनर्जी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अन्य महिलाओं ने, जैसे GNU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है, तो शांति श्री धूलीपड़ी को GNU का पहला महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। आगे देखिए, हाल ही में हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किसने किया? यहां देखिए, हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किसने किया? पहला दिया गया है पीयूष गोयल, दूसरा दिया गया राजनाथ सिंह, तीसरा दिया गया अमित शाह और चौथा दिया गया है आपका एस जयशंकर। तो यहां पर जो सही विकल्प होगा आपका, ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया गया।
यह किससे संबंधित है? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में हुई लड़ाई में जो भारत के वीर सपूतों ने जो वीरता का, पराक्रम का, जो शौर्य का जो परिचय दिया था, उसी के से संबंधित यह आपका बुक है हीरोज ऑफ 1971। आपको यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में कलकत्ता में बिप्लोबी गैलरी का अनावरण किया गया। बिप्लोबी गैलरी का संबंध किससे है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप वहां आपको बताना होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में या देश के अमर सपूतों के लिए समर्पित है बिप्लोबी गैलरी, और ये कहां है? कलकत्ता में है। इसका अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप दौरे से देख लीजिए, जैसे पीयूष गोयल जी 3 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। जैसे आप इन जयशंकर जी के बारे में बात करें, यस जयशंकर जी मालदीव के दौरे पर गए हुए थे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और देखें। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा भारत के कितने राज्यों को अतिरिक्त 28,204 करोड़ का ऋण देने की अनुमति दी गई? अब ये अर्थव्यवस्था के पोर्शन से प्रश्न है। पहला विकल्प 5 राज्य, दूसरा 10 राज्य, तीसरा 3 राज्य, चौथा दिया गया 8 राज्य। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा 10 राज्य। अब यहां हम लोग थोड़ी सी चीजें बजट के आधार पे देख लें तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अतिरिक्त 10 राज्यों को केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देने की अनुशंसा की गई। किसके सिफारिश पर? एन के सिंह जी के सिफारिश पे। ये कौन है? ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब यही हम ये जान लें कि भारत में राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारत की राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी ये भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष से। अभी विगत में पिछले साल पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया था, तो आपको इस प्रश्न का वेटेज समझना चाहिए। आइए अब यहां देखें कि पहले और इस समय कौन है? तो ये 15वें वित्त आयोग के रूप में एनके सिंह है। अब यही बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या भारत के राज्य व्यवस्था में बजट शब्द का उल्लेख है? तो आप कहिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संस्तुति है। अगर हम यहीं पे देखें तो ये केंद्र के लिए है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण ये केंद्र के लिए अनुच्छेद 112 में वर्णित है, लेकिन अगर राज्यों के संबंध में पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 202 में राज्यों में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। अगर हम यही बात देख लें कि ये जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग से संबंधित और भी जानकारियों से संबंधित अगर हम देखें तो ये बजट का जो आपका क्रम है, तो ये बजट में धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है सर्वप्रथम। और अगर ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो पार्टी है, जो सत्ता है, सरकार है, उसके पास अल्पमत है और वहां सरकार गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब यहां यह भी जानिए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है। क्या धन विधेयक पर
संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो आप कहिए कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, वह अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखना है, और अगर हम यही 2 प्रश्न और देख लें तो हमारे लिए और भी बढ़िया होगा कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो षडमुखम शेट्टी ने भारत का पहला बजट पेश किया था। यहां पर अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है भारत का, तो मोरारजी देसाई ने भारत के लिए सर्वाधिक बजट को पेश किया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए एक बार पुनः आपको स्टैटिक करंट के रूप में पुनः क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है, 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन इसकी अहमियता बहुत ज्यादा है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि 2010 से लेकर 2019 तक 2019 तक भारत की जो जनसंख्या है उसमें 1.2% की वृद्धि हुई है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी उसमें 2010 से लेकर 2019 तक के बीच में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, तो आप बताइए 1.2% की वृद्धि रही है। आइए अगला देखें, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर क्या है, कौन सा है, उसका नाम रुद्र है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको याद ही रखना है। आइए, हाल ही में विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन बना है, तो बर्बाडोस राज्य जो है ये भारत विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है, जिसकी राजधानी जो है ब्रिज टाउन है। अब यहां देखें, विश्व का सबसे महंगा शहर, तो ये तेल अबीब है। रहने का आशय यहां है कि सुविधाओं से, लग्जीरियस से संबंधित है कि यहां का लिविंग कास्ट कितना है, तो विश्व का सबसे ज्यादा लिविंग कास्ट जो है वो आपका तेल अबीब का है, और ये इजराइल का शहर है, जबकि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अगर यही हम बात कर ले सबसे सस्ता कौन है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है ये सबसे सस्ती लिविंग कास्ट के आधार पर सबसे सस्ता है। यही बात करें ओंकोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर के अध्ययन को दोस्तों ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसका नाम आपको भी बताया गया रुद्र, ये आपका रुद्र है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। हाल ही में वर्ष 2021 और 22 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब यहां पहला दिया गया है सत्यपाल मलिक, दूसरा गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा अनिल बैजल, चौथा दिया गया है एस दुलत। अब यहां आपका विकल्प सी गलत है, इसको ए एंड डी दोनों यह विकल्प सही होगा, क्योंकि प्रश्न में आपके देखिए पूछा गया 2021 और 2022 के लिए। तो यहां संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, तो 2021 के लिए सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2020 के लिए एएस दुलत जी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। सत्यपाल मलिक जी वर्तमान समय में मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। और मेघालय से आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गारो खासी जयंतिया नामक जनजाति निवास करती है, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया। एक प्रश्न और भी पूछा गया दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले किस जनजाति का सामना हुआ था अंग्रेजों का, तो उस जनजाति का नाम खासी जनजाति है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में देखें, एक और प्रश्न यहां से देख लीजिए, भारत के कैग कौन है, तो भारत के कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और ये भारत के 14वें कैग हैं।
और कैग भारत की राज्य व्यवस्था में कहां वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में भारत के कैग के बारे में लिखा गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला देखिए, हाल ही में किसे 2 साल के लिए डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? यहां पहले हम समझने की कोशिश करें, डीसीबी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, और इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां विकल्प के माध्यम से देखें दोस्तों, तो सिद्ध प्रकाश पहला दिया गया, दूसरा दीपिका किगर दिया गया, तीसरा मुरली एम नटराज दिया गया है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, और मुरली एम नटराजन जी को भारत के 25वें क्रम के गवर्नर शक्तिकांत दास जी द्वारा इनको एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। यही डीसीबी बैंक के बारे में हम जान लें, तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि आपसे बात हो चुका है कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसकी स्थापना जो है 1930 ईस्वी में हुआ था, और इसको लाइसेंस प्राप्ति जो हुई थी ये 1956 ईस्वी में हुआ था। अब यहां 1930 से आपको याद रखना है कि 1930 में ही दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1956 से आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में किया गया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए एक बार पुनः स्टैटिक जी के आपको पुनः बताया जा रहा है। यहां देखिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट आया है हाल ही में। अब इसमें पूछा जा रहा है विश्व में मलेरिया रिपोर्ट की क्या स्थिति है? तो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप मलेरिया से सबसे ज्यादा पीड़ित जो है, या सबसे ज्यादा केस जो है, या सबसे ज्यादा नुकसान की बात अगर की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में है, और खास करके नाइजीरिया में। अगर हम यही बात कर लें दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में मलेरिया मुक्त 2 देश हुए हैं। कौन कौन से हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीन और अल सल्वाडोर 2 ऐसे देश हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। और यहां से प्रश्न ये बन जाता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए, डेली हब सेवा कहां प्रारंभ किया गया? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, यहां प्रारंभ किया गया। बांसुरी महोत्सव का संबंध कहां से है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया, और एक जिला एक उत्पाद के रूप में, पीलीभीत का उत्पाद के रूप में बांसुरी को भी याद रखिए। पहला ड्रोन महोत्सव मध्य प्रदेश में। शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। एक बात यहां से ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा साझा करता है? तो वो आपका उत्तर दिशा में आपका सहारनपुर है, जो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम दूरी का सीमा साझा करता है। और यहीं पे देखिए अगला, सार्वजनिक रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो काशी या वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी। आइए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अलेक्जेंडर बूसिक को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? पहला दिया गया है चिली, दूसरा दिया गया हंगरी, तीसरा दिया गया सर्बिया, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प जो सही होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा, सर्बिया। अब यही हम जान लें कि सर्बिया किस महाद्वीप का देश है? तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी जो है बेलग्रेड है। अब आइए देखें, यहां चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब यहीं से हम मैप के माध्यम से अगर देखना चाहें, देखिए ये आपके नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं सर्बिया के, ये अलेक्जेंडर बूसिक हैं। अब यहां देख लीजिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सर्बिया है। अब यहां देखिए सर्बिया सीमा साझा करता है आपका हंगरी से, सीमा साझा करता है बोस्निया और हर्जेगोविना से, सीमा अपना साझा करता है मोंटीनिग्रो से, और सीमा साझा करता है मेसिडोनिया से, बुल्गारिया से और रोमानिया से।
इस स्थिति को देखकर आपसे जब प्रश्न सीमावर्ती देशों से पूछे जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये लैंड लॉक्ड देश है, यहां पर किसी प्रकार के जल राशि का उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां आपको ध्यान रखिए सर्बिया किन किन देशों से अपना सीमा साझा करता है? हंगरी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, इन देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है। उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां भी दिया गया, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड समारोह में कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विकल्प पहला दिया गया फाल्गुनी सा, दूसरा बोनी सिनरिट, तीसरा बोनो मास, चौथा आरोज आफ्ताब। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा ये होगा फाल्गुनी सा। अब यही हम कुछ चीजें ग्रैमी अवार्ड से जान लें। ग्रैमी अवार्ड ये संबंधित किससे है दोस्तों? तो ये संगीत क्षेत्र से संबंधित है और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी जो शुरुआत है ये किस क्रम का हुआ है? तो ये 64वां था। अब यहां दो तीन चीजें हमको ध्यान रखना है, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? तो बी आर एल्बम ऑफ द ईयर है। अब आप यहां बात हो रहा है कि सॉन्ग ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी क्या है? लीव द डोर ओपन। ये तीन प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहां से एक आपका लास्ट विकल्प के रूप में एक दिया गया दोस्तों, ये भी जानिए, अफरोज आफ्ताब। ये पाकिस्तान की पहली महिला हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड में शामिल किया गया और ग्रैमी अवार्ड को इन्होंने प्राप्त किया है। और इनकी जो एल्बम है उनका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए अफरोज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में देखिए, ये ग्रैमी अवार्ड का जो आपका प्रतिबिंब है इसी से सम्मानित किया जाता है और ये म्यूजिक के क्षेत्र का दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। आइए लास्ट प्रश्न देखें, हाल ही में कौन सा जहाज टाल शिप रेस 2022 में भाग लेने जा रहा है? अब यहां विकल्प दिए गए, पहला INS बलसुरा, दूसरा INS तरंगिनी, तीसरा INS बेला और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा आपका INS तरंगिनी। INS तरंगिनी 300 अधिकारी कौन से अधिकारी होंगे? ये ट्रेनी अधिकारियों को लेकर 14 देशों की यात्रा पे जा रहा है और इसी का नाम दिया गया है टाल शिप रेस। आइए लास्ट में आपको पॉलिटी के भाग से बहुत महत्वपूर्ण हर बार पूछा गया प्रश्न आपको यहां प्रस्तुत किया गया है कि मौलिक अधिकार आपसे कम शब्दों में पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का अधिकार पत्र। भारत का अधिकार पत्र क्या है? तो वो क्या है? मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत राज्य व्यवस्था में 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अब यहां देखिए कौन कौन से हैं। जैसे पहला आपका दिया गया समानता का अधिकार, तो यहां अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेद को स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक के अनुच्छेदों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 को कहा जाता है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है।
ये सारे प्रश्न आप विगत प्रश्न पत्रों को उठाकर अगर देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इन सारे प्रश्नों का आपको बार बार रिवीजन करना है और ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और पुनः एक बार आपको आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसी नाते एक बार पुनः आपको मोटिवेशनल कोट के रूप में हम आपको छोड़ना चाहेंगे, इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है, बल्कि असफल तब होता है जब वह सोच लेता है कि वह जीत नहीं सकता। आपकी जीत पर ही सारी सफलता आपका निर्भर है। इसी नाते आप अपने हौसले को, आप अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाइए कि कठिनाई कोई भी हो उससे सीना तान के लड़ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप अपना और अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का खूब सारा ध्यान रखिए और चैनल के प्रति जो आप प्रेम स्नेह आपका बना है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।